वेलकम फ्रेंड्स, चयन नेट की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभय कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हम लोग एनसीईआरटी सेशन कवर कर रहे हैं और सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। दोस्तों, अभी जो कोविड का प्रकोप है वो थोड़ा ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, हर वीडियो में आपसे पहले मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया घर में रहिए और कोविड भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए। अधिकाधिक रूप में बहुत ज़्यादा कोशिश करना है, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी हो तभी आप घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाए, हाथ को बार बार सैनिटाइज जरूर करें। घर में मतलब हाइजीनिक हाथ होने चाहिए आपके, चेहरा को नहीं छूना है। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 गज दूरी है, मास्क है जरूरी। ये आप ध्यान इसलिए रखेंगे कि ये सिर्फ सरकार का ही स्लोगन नहीं है, हमें खुद अपनी सुरक्षा करना है, और अपनी सुरक्षा तभी आप कर पाएंगे जब आप फॉलो करेंगे उन चीज़ों को। कोविड प्रोटोकॉल को प्लीज फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग आपसे एक निवेदन है कि आप अभी तक जिन बंधुओं ने, जैसे आज बहुत सारे व्यक्ति आज नए जुड़ रहे होंगे, तो उनसे खासकर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो पुराने हो चुके हैं वो तो उन्होंने तो कर दिया है, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ। तो अब जो नए जुड़े हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाइए, चयन गेट IAS टाइप कीजिए और चयन गेट IAS को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना ही नहीं, आपको साथ ही साथ क्या करना है, बेल आइकन को दबा देना है, पर्सनलाइज कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको, जो भी यहाँ पर वीडियो अपलोड हुए हैं, लाइव क्लास में बहुत सारे सेशन चलते हैं, वो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। कभी कभी आप उस नोटिफिकेशन के जरिए आपको जब मन हो तो आप क्लास को देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो दोस्तों, ये काम वो जरूर करिएगा। इतना ही नहीं, आप इसका लिंक जरूर शेयर कीजिएगा और चयन गेट के ध्येय वाक्य को भी जरूर बताइएगा अपने दोस्तों से, अपने अभिन्न मित्रों से, उन विद्यार्थियों से जो जिज्ञासु है और एनसीईआरटी को डिजिटल प्लेटफॉर्म में पढ़ना चाहते हैं और खासकर अपना बेसिक्स जो है क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि बिना मजबूत नींव के आप मकान बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। तो आपका बेसिक्स जो है बहुत ही क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, या आप जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टडी होती है उसमें बेसिक्स का बहुत महत्व होता है। आपका बेसिक्स क्लियर है, अगर बेस क्लियर है तो आप आगे की चीज़ें उसको कोरिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि बेसिक्स क्लियर करना है, या जिन्होंने एक बार किया भी है, पढ़ा भी है, भूल चुके हैं, रिवाइज करना है, वो एनसीईआरटी का सेशन जरूर देखें। ऐसा आप उनसे जरूर कहिएगा। और मैं जानता हूं कि आप इस समय बहुत सारे मनोरंजन के जो साधन है, क्योंकि घर में बैठने के बाद क्या होता है कि आदमी बोर होता है, तो अभी क्या कर रहे हैं लोग, आप तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ये तो मैं जानता हूँ। साथ ही साथ आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर लिंक शेयर कीजिएगा, चाहे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, या जो भी ट्विटर है, उसके साथ साथ आप टेलीग्राम भी यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, मैसेंजर यूज कर रहे हैं, इनके जरिए आप लिंक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लिंक इसमें दिया हुआ है, आप लिंक को सिर्फ शेयर करना है दोस्तों। तो ये काम आप जरूर करेंगे, याद से करेंगे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि जो क्लास 6 है, क्लास 7 की जो एनसीईआरटी थी वो मैंने पूरा कवर कर लिया हमने। और इतना आपको ध्यान देना है कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो नहीं देखे होंगे, नहीं जुड़े होंगे, उनको घबराना बिल्कुल नहीं है, पजल नहीं होना है। आप क्या करेंगे, अभी का सेशन ज्वाइन करें, बाद में आप जाएंगे चयन गेट IAS में, प्लेलिस्ट जाएंगे, एनसीईआरटी का सेक्शन है, उस सेक्शन में जाके आप पूरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें भी कोई दिक्कत है तो मैं तो आपके पास लिए 24x7 उपलब्ध हूँ, और खासकर यहाँ चयन गेट की टीम भी आपके लिए उपलब्ध है, तो उसका ध्यान रखेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप अभी से क्लास ज्वाइन कीजिए और उसके बाद में समय के अनुसार आप जाकर वहाँ सेशन देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एक बार में एनसीईआरटी समझ नहीं आती, पूरी पूरी तरह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, या उनका हो सकता है वो मीडियम का भी दिक्कत हो। चाहे दूसरी बात ये होती है कि उनको 1-2 बार में समझ में आता हो, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप 1-2 बार वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी दिखा सकता है, समझा सकता है। पेन और कॉपी जरूर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताते रहता हूँ, उसको आप राइट डाउन करते रहिएगा, ताकि भविष्य में आपको दोबारा मेहनत नहीं करना पड़े और कहीं अन्य सोर्स के पास आपको भटकना नहीं पड़े। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। दोस्तों, तो चलिए आज का ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज हम लोग अध्याय 4 करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये जो है क्लास 8 की हम बात कर रहे हैं। हम 8th क्लास से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की, और इसमें हमने अभी अध्याय 4 हमको करना है। इससे पहले अध्याय 1, 2, 3 जो है वो कवर हो चुके हैं, 2 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस प्रकार मैंने बनाया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। दोस्तों, तो इसमें भी मैं यही करने वाला हूं, तो आप ध्यान रखिएगा कि हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, और इसका जो शीर्षक है वो है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। आदिवासी, यहाँ आदिवासी है, दीकू जो है ये विदेशी को, ब्रिटिश कंपनी को दीकू कर रहे हैं, या विदेशियों को ये आदिवासी भाषा में दीकू कहा जाता है। और स्वर्ण युग की कल्पना की से हमारा ये पर्याय है कि हमने स्वर्ण युग की कल्पना इसने क्या किया था। तो यहाँ पर देखेंगे, जब आदिवासी आंदोलन होता है विभिन्न कारणों से, उसकी बात चर्चा मैं जरूर करूंगा। जनजातीय आंदोलन में जो जो भी कारण रहे हो, उस कारण की चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा कि दीकुओं ने
दीकू को भगाने के लिए आदिवासी ने कल्पना की थी स्वर्णयुग की, कि इनको भगाने के बाद हमारा स्वर्णयुग आ जाएगा, राम राज आ जाएगा, सुराज आ जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें उन्होंने की थी। खासकर बिरसा मुंडा के नेतृत्व में भी आंदोलन चलाए गए थे। वो बहुत सारे आंदोलन क्षेत्रीय लेवल पर चलाए गए थे, उनकी बात हम जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि शीर्षक से ही आपको कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, उसके बारे में पता चलता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 1895 मतलब 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटानागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकू बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे इसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करूँ। देखिए, इसमें आदिवासी समाज जो है ज़्यादा शिक्षित नहीं है, पुरानी परंपरा को अपना रहे हैं। तो यहाँ आदिवासी समाज से चर्चा है कि जो भी आदिवासी समाज है वो उनका एजुकेशन उतना ज़्यादा नहीं है। तो आदिवासी समाजों में क्या होता है कि जब हम आदिवासी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी भी समाज सुधार के लिए धार्मिक आडंबर ओढ़ने पड़ते हैं, धार्मिक सुधार के जरिए ही करना पड़ता है। अब यहाँ पर चमत्कारिक व्यक्तित्व दिखाया गया है किसका, बिरसा मुंडा ने। तो बिरसा मुंडा का चमत्कारिक व्यक्तित्व था कि उसने खुद ही ऐलान किया था, या लोग ऐसा मानते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ है, दैवीय शक्तियाँ, वो बीमारी दूर कर सकता है, छोटी सी अनाज को ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता है। बिरसा खुद कहता है उसे भगवान ने भेजा है, किसके लिए भेजा है, तो बाहरी लोगों को भगाने के लिए और क्या करिए, गुलामी से आज़ाद कराने के लिए। तो यहाँ आप ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर समाज में हो न हो, बिरसा जो है, बिरसा के बारे में आप जानिएगा, बिरसा जो है बहुत ही शिक्षित है और आदिवासी समाज में नेतृत्व करता है। और उसने क्या किया, समाज को परखा और समाज के अनुरूप ही उसने ये नियम बनाए होंगे कि समाज को बिना धार्मिक रंग दिए हुए समाज सुधार की नहीं किया सकता है और क्रांति जैसे सब की आशा नहीं किया सकती है। उसके लिए बिरसा ने ये जरूर किया होगा, ऐसा मान के आपको चलना है और यही सच्चाई भी है। बिरसा का एक जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा की जनजाति है, मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटानागपुर से में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल उराव भी शामिल थे। ये भी जनजातियाँ ही, संथाल उराव बहुत है, बिरहोर है, गोंड है, बहुत सारी जनजाति धीरे धीरे आप जब पढ़ेंगे तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातियों का एक मतलब देखेंगे कि चेन है और सभी प्रकार के जनजाति उनका कुछ न कुछ धार्मिक विश्वास है, धार्मिक आस्था है, उनकी स्थानीय रीति रिवाजें हैं, ठीक है। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलाव और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। देखिए, अंग्रेज जब आएंगे तो अंग्रेज बहुत सारे अपने अपने व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु, अधिकाधिक राजस्व के दोहन हेतु ये क्या करेंगे, सुदूरवर्ती क्षेत्रों पर कब्जा करेंगे। क्योंकि आदिवासियों का जो क्षेत्र है वो जंगली इलाका है, ये जंगली कंदमूल पर डिपेंड करते हैं, इनका नीति अलग है, ये रहने, इनका खान पान, रहन सहन, सांस्कृतिक परंपराएं बिल्कुल अलग है। और इसमें क्या करेगा कि इनको जंगल तक पहुंचना है तो आदिवासियों के बीच से गुजरना होगा। आदिवासी को मान्यताओं को, प्रचलित मान्यताओं में कुछ ना कुछ बदलाव करने होंगे, कुछ ना कुछ कानून लगाने होंगे, जंगली उत्पाद पर टैक्स लगाने होंगे। तो इसलिए क्या करता है कि जो दीकू, जिनको बाहरी लोग कहते हैं, दीकू में बाहरी लोग से सब पर जमींदारों से या स्थानीय लोग भी जो आदिवासी क्षेत्र में नहीं रहते उनको भी दीकू ही मानते थे। लेकिन अंग्रेजों से ज़्यादा समस्या थी कि अंग्रेज क्या करते हैं, कानून बना के उन पर तरह तरह के चीज़ें थोप देते हैं। उसके लिए वे क्या करते हैं, उसका विरोध करने के लिए पहले तो छोटी मोटी तौर पर हिंसक झड़प होती है, लेकिन हिंसक झड़प से भी जब काम नहीं चलता है तो क्या करते हैं, पहले विरोध प्रदर्शन करते हैं, उससे भी नहीं होता है तो संगठित होकर क्या करते हैं, आदिवासी जो है आंदोलन कर लेते हैं ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वो बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाकों के लोगों को कैसे गुलाम बना लिया था, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासी का जीवन किस तरह बदल रहा था, इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवाल विचारते हैं। मतलब ये देखिए, ये आपके सब प्रश्नों की एक झड़ी लग गई और इसमें इसके तहत ही हम आगे बात करने वाले हैं। एक फिगर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये जो फिगर है, ये देखिए कितना प्राकृतिक मनोरम दृश्य है। और ये फिगर है कहाँ की फिगर है, उड़ीसा के डोंगरिया कंद कबीले की महिला बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही थी। ये प्राकृतिक वातावरण रहते हैं, फलों से, जैसे मधुमक्खी शहद लेके या प्राकृतिक उत्पाद जो है फलों से प्राप्त, उनको ले जाके नदी मार्ग से बाजार में जाकर, स्थानीय बाजार में जाके बेचते थे, जिसको हाट कहा जाता है। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों की रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। मतलब समानता का भावना इनमें है। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधन में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है
कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। जरूर है, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक फर्क जो है वो क्या है, संसाधन पर डिपेंड करते हैं। जैसे सरप्लस हो गए, जिनके पास सरप्लस पर ज़्यादा पकड़ है वो क्या करेंगे, अभिजात वर्ग में अपने आप को शामिल कर लेंगे, अपने आप को थोड़ा दूरी बना लेंगे, क्योंकि उनके पास संपन्नता आ जाएगी तो कहीं ना कहीं अलग व्यवहार करने लगेंगे और रॉयल लाइफ जीने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे जनजाति के जीने की परंपरा की। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। अब बात करते हैं कि जब 19वीं सदी से पहले, मतलब अंग्रेजों के शासन से पहले, या ये मान के चले कि ब्रिटिश कंपनी इनके क्षेत्र में इन्वेड करने से पहले इनका जीवन कैसा था, इनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कुछ झूम खेती करते हैं। झूम खेती करने का अर्थ है कि जंगलों में जंगली की सफाई की, जंगलों में वहाँ पर कुछ बीजे छींट दिए और क्या किया, कुछ समय के बाद जब बीज पक के तैयार हो गए तो उनको काट के या कुछ भी करके उनको तैयार करके हटा दिया गया, जंगलों को आग लगा दी, फिर अगले क्षेत्र में बढ़ के फिर इसी तरह काम करते थे। और ये क्या करते थे, रोटेट रूप में आते रहते थे। कभी जब समय हुआ तो फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पर वनस्पति उगी हुई, फिर इसको साफ किया। इस प्रकार की कृषि ये करते थे। घुमंतू जनजातियाँ थी। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते हैं। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास को जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इन राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती। मतलब इनको पता था कि राख जो है उपजाऊ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे। कुल्हाड़ी का मतलब यहाँ हम बात करेंगे, कुल्हाड़ी आप जानते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो तो बड़ी बड़ी परिचित होंगे कि एक हैंडल लगा होता है और ये जो कुल्हाड़ी है ये हैंडल के हाथे से यहाँ पर देखेंगे बंधा हुआ रहता है। और इस कुल्हाड़ी के मदद से क्या करेंगे, ये पेड़ पर चढ़ के ये वृक्षों को काटते हैं, तना को काटते हैं, ताकि सूर्य का प्रकाश यहाँ जमीन पर पड़ सके। कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खोद देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे, क्योंकि ये पता नहीं था। इससे जमीन में क्या हुआ, जमीन को तैयार किया, उसमें बीज बिखेर दिया। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। कहने वाले पड़ती का अर्थ आप जान लीजिए। पड़ती का अर्थ है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, उसको पड़ती कहते हैं। आप भी देखेंगे बंजर भूमि अलग है, पड़ती भूमि आज भी देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। आप किसानों से बात करेंगे तो बताएंगे कि वो उत्पादन के बाद भूमि को पूरा आराम देते हैं, भूमि को फर्टाइल जो है वापस आ जाए, उनका मिनरल जो है फिर से रिकवर हो जाए, इसके लिए वो कुछ दिनों तक पड़ती छोड़ देते हैं खेतों को, ताकि उसमें फिर से खेती की उर्वरता जो है फिर से कायम हो जाए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टियों में ही रहते थे, क्योंकि जंगली क्षेत्र में ही इनका निवास था। ये प्राकृतिक आवरण में, प्राकृतिक वातावरण में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह से घुमंतू खेती करते थे। आप मान के चलिए कि जिन क्षेत्रों में इनका निवास था, उन क्षेत्रों में जो भी संसाधन उपलब्ध थे उसका उपयोग करते थे अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को संपूर्णता देने के लिए ये कार्य करते थे। साल का नाम डालने, एक वृक्ष का नाम है साल का वृक्ष, आप जानते होंगे। महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देसी शराब इससे बनाए जाते थे। महुआ का आज भी उपयोग होता है, एथेनॉल में भी महुआ का उपयोग किया जाता है। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। अब देखिए इसमें कुछ लोग जो थे, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। मतलब पारंपरिक जीवन इनका था। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का समुदाय था। खोंड जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है, ये उड़ीसा से। आप ध्यान रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछे तो आप गड़बड़ मत कर दीजिएगा। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसको आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। मतलब तेल में भी सरसों और ये यूज नहीं कर रहे हैं, साल और महुआ से जो बीज है उनके तेल का इस्तेमाल खाने बनाने में कर रहे हैं। इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की जरूरत होती थी, रंगाई के लिए कुसुम और पलास के जो फूल है, आप इसे रंग निकल आता है, पलास है इसको आप जानते होंगे, कि फूलों की जरूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय से के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली आप जानते होंगे, बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपको चावल की जरूरत है, आपके पास गेहूं है, आपके पास चावल नहीं है, तो आप जिसके पास गेहूं है उनको क्या करेंगे, गेहूं दे देंगे और उसके बदले चावल ले लेंगे। वे अपनी कीमत जो है, इसको ऐसे करके तीर से समझिए, वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था,
कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। वो जिसमें का अर्थ है कि वो जब फसल तैयार होता है उसको खेत से लेकर और उसको तैयारी वाले जहाँ तैयार किए जाते हैं फसल वहाँ पहुँचाना। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा, अब याद रखिए मध्य भारत में बैगा जो है, बैगा असुर, इसके बारे में जानते होंगे, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात है। देखिए यहाँ भी एक इनकी परंपरा है बैगा जनजाति की। ये मानते थे कि हम किसी के अधीन काम नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है धरती पुत्र है या वन के संतान है या वन क्षेत्र में हमारा रहना है। तो ये अपनी मजदूरी को क्या करते थे, बैगा जो जनजाति है वो अपमान मानती थी कि हम मजदूरी नहीं करेंगे। फिर मैं आपका डिस्कशन में बाद में करूंगा। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। यहीं से आप शुरू हो जाइए कि जब उनके पास सामग्री कुछ लाना है या खाने का जब उत्पादन कम होता है या जंगली उत्पादों की कमी हो जाती है या कुछ जरूरी हो गई तो ये क्या करते थे, स्थानीय जो लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनसे कर्ज ले लेते थे, व्यापारियों से कर्ज लेते थे और बाद में यही जो है शुरुआत है इनके शोषण का। ठीक है, व्यापारी जो है बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देते थे लेकिन उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कहने का अर्थ है कि जिस भी कारण से आप उनका शोषण करेंगे, चाहे आप कर्ज देके करें या महाजनी सिस्टम से करें, किसी भी प्रकार से उनका शोषण करेंगे तो वो उनके लिए आप दुश्मन हो जाएंगे। वो आपको दीकू कहेंगे, स्थानीय भाषा में उनका टर्म है दीकू, और दीकू कह के ये आपको कहेंगे कि ये दीकू हैं जो हमारे शोषण के लिए आए हैं और आपसे ये क्या करेंगे, आपसे नफरत करने लगेंगे। ये देखिए डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा कर ला रही हैं, पत्तियों से पतले बनाई जाएंगी। देखिए ये पत्ती जो है जंगली पत्तियों को इकट्ठा करके ले जा रही है और यहाँ पर देखिएगा ये जाके इनसे ये पत्तल बनाएंगे जिस पर भोजन किया जाता था और उसको स्थानीय मार्केट में बेचेंगे। अब देखिए मैप में थोड़ा आप देख लीजिए, आप ये जानते होंगे गुड्डी, वन, गुज्जर, ये जो जनजाति है ये आप देखिए इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल इत्यादि का क्षेत्र है यहाँ पर इनका निवास है। भोटिया जनजाति आप जानते हैं ये उत्तराखंड में भोटिया जनजाति निवास करती है। सहाड़िया, भील ये सब राजस्थान में निवास कर रही हैं। वान, गुज्जर, राठवा गुजरात के क्षेत्रों में, बैगास, बंजार, गोंड ये मध्य प्रदेश में देखिए, संथाल, मुंडा, उराव, संथाल ये सब देखिए, या छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड, उड़ीसा इन क्षेत्रों में, बिहार के कुछ क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है। बैगास, माड़िया, गोंड, पुराजा, बोंडा, कढ़ा, कोया, सुवारा, खोंडी जनजाति सब मध्य भारत में मिला के देखिए। बंजारे लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो आप देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्र में बंजारों का निवास है। कोया, बंजारा को मतलब एक तरह आपको ध्यान देना है कि जनजातियाँ पूरे भारत में फैली हुई थी। यहाँ माला, इरुल जैसे केरल प्रदेश में इनका निवास स्थान है। यहाँ गारो खासी जनजाति जो पहाड़ी है, ये देखिए खासी जनजाति भी है, गारो जनजाति भी है, जैनतिया भी है। यहाँ देखिए नीसी जनजाति, नागा जो है नागालैंड क्षेत्र में, होजुंगू या पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में, रियांग यहाँ मिजोरम और यहाँ त्रिपुरा के क्षेत्र में। ये तो आदिवासियों का एक समूह है। यहाँ जारवाज जनजाति की बात की जा रही है जो कहाँ अंडमान निकोबार में हम देख रहे हैं। जारवाज जनजाति जहाँ हम बार बार पढ़ते हैं जारवाज जनजाति के बारे में। तो यहाँ इस प्रकार सेंटलीज के बारे में पढ़ा होगा, सेंटलीज जनजाति के बारे में। तो इन जनजातियों का निवास पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में है और ये कुछ न कुछ काम करते हैं। इनकी अलग अलग क्रियाविधि है, इनके रहने का रहन सहन थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इतना मान के चले कि प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं और प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को ही सेवन करते हैं। कोई जनजाति ऐसा है जो कभी कभी क्या करता है कि भूमि भी नहीं जोतता है, वो भूमि को धरती मानता है, माता मानता है और माता पर वो हल नहीं चला सकते। ऐसे बहुत बड़ी जनजाति इनकी मान्यताएं हैं, प्रचलित मान्यताओं के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ जानवर पालते थे इसमें, कुछ लोग हैं जो शिकारी है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं वनों को उत्पादन को मतलब घुमंतु खेती कर रहे हैं, झूम खेती कर रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं जानवर पालते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पाल कर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के रेवड़ लेके यहाँ से वहाँ जाते थे, जिनको हम गड़रिया कहते हैं। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरी जगह में चल जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गड़रिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरिया पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्यपुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब विभिन्न प्रकार की जनजातियां हैं, उनका कार्य क्या है, घुमंतु जनजातियां अलग अलग है, उनके बारे में हम बात करेंगे अगले अध्याय में। अब देखिए शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। थोड़ा सा एक स्टडी एनसीईआरटी की एक खूबी है कि बॉक्स में जो होता है सोर्स, उनको आपको ध्यान से पढ़ना होता है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या बताया जा रहा है आपको। तो शिकार का वक्त कब होता था, बुआई का वक्त कब होता था, नए खेतों में जाने का वक्त कब होता था, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। कि आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती।
विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मध्य मौत के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा सकता है। वे लिखते हैं, अब जो यहाँ पर रहेंगे इनको जो करीब से देखेंगे, उनके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। तो एल्विन महोदय हैं, उनके बीचों में बहुत दिन तो बैगा और खोंड समुदायों के साथ अपना बहुत जीवन का एक जो स्वर्णिम समय बिताया और उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनकी प्रचलित मान्यता इत्यादि के बारे में ब्यौरा लिखा है। चैत में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुछ खूंटों को काटने जाती थी जो जलावन के काम आते होंगे। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते हैं। औरतें सागो, इमली, मशरूम, इसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, आदि फल बीन कर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़े या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। जिस महुआ का तेल बनाते थे, उस तेल से महुआ का दारू बनता है, उसके बीज से तेल बना के भोजन बनाते थे। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अजलीय लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। क्योंकि ये अंग्रेज महोदय जो है, यहाँ की जो स्थानीय लैंग्वेज में जो भाषा है, जो महीने का नाम है, उसका ये चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कि अंग्रेज जो है यहाँ के स्थानीय भाषा को जान पड़े। शायद यही कारण है कि अंग्रेज लोग जो है हम पर शासन कर पाए, क्योंकि हमारे भाषाओं को उन्होंने ध्यान दिया, उसको ज़्यादा महत्व दिया और हमारे संस्कृतियों को उन्होंने जान लिया और तभी हम पर शासन कर पाए। आषाढ़ से भाद्र तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुआर में फलियां आने लगती थी और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था, मतलब उसको साफ सुथरा किया जाता था। नाच गाना और शादियाँ भी पूस के महीने में होती थी, क्योंकि ये आप जानते हैं कि कृषि से संबंधित बहुत सारे हमारे धार्मिक मान्यताएं हैं और हम नए फसल के उत्पादन बहुत सारे पर्व मनाते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। माघ में पुरुष व नए बेवड़े की तरफ चले जाते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों को संग्रह ही जीने का मुख्य गतिविधि होती थी। कहने का अर्थ है ये शिकार जो जमा करेंगे वो माघ में उसको खाते थे। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। बेवड़े मतलब जहाँ रहते हैं वो। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। मतलब ये जो है ये मान के चलते थे कि जो भोजन उनके पास उपलब्ध है, अगर एक साल का भोजन उपलब्ध कर दिया तो वो एक साल बेवड़े में रहेंगे। मतलब कहने का अर्थ जहाँ पर रहते हैं वहीं पर टिका अस्थायी निवास बना के रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी कमी होगी, संसाधन खत्म होंगे, वो आगे बढ़ चलेंगे और आगे फिर अपनी क्रियाविधि में लग जाएंगे, क्रियाकलाप में लग जाएंगे, कृषि में लग जाएंगे, कन्न उगाने में लग जाएंगे, खेती करने में लग जाएंगे। इस प्रकार की इनकी जीवन पद्धति है, इनके जीने का तरीका यही है। एल्विन महोदय ने लगभग यही बताया है। बैरियर एल्विन द्वारा लिखित बैगा 1939 और एल्विन के अप्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोन्स, वेरियर एल्विन पेपर्स, नेहरू स्मृति संग्रहालय पुस्तकालय पर आधारित यहाँ से ये किताबें से ये ली गई है। ठीक है, अब देखिए ईंधन की लकड़ी ले जाती है एक संथाल लड़की बिहार 1946। संथाल पकड़ना कहाँ है आप कमेंट करके बताइए। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माओ के साथ जंगल में जाते थे। अब देखिए यहाँ पर काम का जो विभाजन है, कार्य के विभाजन के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इनके कार्य का विभाजन कैसा होता था। महिलाएं जो है वही काम कर रही हैं जो आसान है और पुरुष भारी भारी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना जानते थे कि शारीरिक संरचना बनावट कार्य की जो पत्ती है उसको ये बांट के चलते थे। क्योंकि माताओं को बहुत सारा काम होता था, महिलाओं को घर में बच्चों का भी लालन पालन करना है और बुजुर्गों को भी देखभाल करनी है, तो उनको आसान काम देते हैं। और जो भारी भारी काम है, जो लकड़ी काटना, लकड़ी पुराना, खेती करना, ये पुरुष कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि अनाज को तैयार करना, काटना, घर में फटकना, उसको साफ सुथरा करके संग्रह करना, भंडारण करने का काम महिलाओं का होता था। पुरुषों का काम होता है बाहरी काम। आज भी देखेंगे कहीं ना कहीं भारतीय समाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो देखेंगे कि महिलाएं घर संभालती हैं, घर के क्रियाविधि को संभालती है और पुरुष जो है बाहर जो है इनकम के लिए निकलते हैं या बाहरी काम करके खेत का काम करते हैं, कृषि करते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत ही सारी जनजातियां, कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने के बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटानागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। उन्होंने अपने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। यहाँ पर यह मानना है कि जिन्होंने जमीन को साफ किया, खेत को तैयार किया, उनकी जमीन हो गई। वाह, बहुत अच्छी बात है। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे। खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन
बटाई पर दे देते थे। ये सिस्टम तो आज भी भारत में मौजूद है। ठीक है। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकार संग्रह या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वाले की जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। अंग्रेजों को ये नहीं लगता था कि इनसे शोषण इनका करना है, इसलिए स्थायी जगह रहेंगे तो हम टैक्स लगा पाएंगे, इनका ब्यौरा रख पाएंगे। ये नहीं कहेंगे अंग्रेज। अंग्रेज ये कहेंगे कि उनके विकास के लिए काम करें। इसको ध्यान रखिएगा कि औपनिवेशिक काल में औपनिवेशिक सभ्यता जो है वो अपना सभ्यता हम पर थोपना चाहती है, और अंग्रेज बार बार ये हमारे सभ्य बना देंगे, इनको ये करेंगे, ये इस प्रकार की तमाम प्रकार की जो है कहीं ना कहीं शाब्दिक फेरों से आपको बांधने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पे यही देखेंगे कि जनजातियों को भी वो बोलेंगे शिक्षित बनाने के लिए एक जगह बसाना जरूरी है, सभ्य बनाने के लिए हमारे कल्चर को अपनाना जरूरी है, उनमें सुधार की जरूरत है। इस प्रकार की बात वो करेंगे। लेकिन ये भी सही है कि अंधविश्वास जो बहुत ज़्यादा समाज में है, जैसे सती प्रथा, इन सबको दूर करने में अंग्रेजों ने हमारी मदद जरूर की है। तो इसके लिए हम उनका जरूर हम धन्यवाद करते हैं कि कम से कम समाज में जो सामाजिक बुराई थी, किसी का जीवन ले लिया जाता था सती के नाम पर, तो ये प्रथा जो है इनको समाप्त करने में अंग्रेजों ने जो योगदान दिया उसके लिए हम उनको जरूर बोलेंगे। लेकिन फिर भी वो अपने शर्त पर ये काम कर रहे हैं, हमारे खुशी के लिए नहीं। ठीक है। एक फिगर यह देखिए, ये फिगर क्या है, पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के गांव में लट्ठे से बना घर, जब घर बनाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। देखिए लट्ठों से घर बनाता है और घर बनाने के बाद पूरा गांव इसको झोपड़ी डालने में मदद करते हैं। ऐसा ये तो यहाँ पर देखिए कि एक बात ध्यान रखिएगा, आदिवासी समाज में मिलनसारता बहुत, मतलब मिलजुल के काम करते हैं। बेवरे मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के इस्तेमाल होने वाले शब्द है बेवरे। बेवरे का अर्थ है कि घुमंतू जो लोग हैं खेती करने के वाले, उसको बेवरा कहा जाता था। आज भी आज जो लोग ज़्यादा मदिरा पान करते हैं उनको हम बेवरा कहते हैं, लेकिन बेवर जो है वो अलग टर्म है बेवर, तो उससे से शायद अपभ्रंश होकर बेवरा बना गया है। लेकिन ये मान के चलिए कि ये जो शब्द हैं ये स्थानीय लोक कथाओं में भी हमें देखने को सुनने को मिलती है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, अब बात करेंगे कि ये तो इनका हमने बढ़ा कि कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, इनके जीवन का रहस्य पारा जीवन जो क्रियाकलापें थी उनके बारे में हमने अभी स्टडी किया। लेकिन अब बात करेंगे कि जब औपनिवेशिक शासन यहाँ लागू होता है तब इनके इन एक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है जिससे विद्रोह करने को उतारू हो जाते हैं। इनकी चर्चा अब आगे की जाएगी। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखिए कि बदलाव क्या क्या थे। पहला, आदिवासी मुखियाओं का पतन, मुखियाओं का क्या हुआ। अब बात करेंगे कि आदिवासी जो मुखिया थे उनके साथ क्या करते हैं ब्रिटिश। अंग्रेजों के आने से बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके में नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल गया रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब देखिए इनका जो पारंपरिक सिस्टम है उस सिस्टम को अंग्रेजों ने क्या किया, उस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। और यहाँ पर सिस्टम जो है वो कहाँ के इनके हाथों में आ गई, हम देखेंगे ब्रिटिश कंपनी मतलब अंग्रेजों के हाथों में इनका ये शासन की पत्ती आ गई। मतलब ये जो है अब अंग्रेजों के जो कासिंदे हो गए थे, मतलब अंग्रेज जो कहेंगे, जो नियम बनाएंगे उनको ये मानना पड़ेगा। तो एक तरह से देखिए कि इनकी स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम जो है शासन की, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी वह अब नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए। कहने का अर्थ है कि उन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता है वो खो चुके हैं और वो जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुके हैं। क्योंकि अंग्रेज को समय से अपन नजराना देना, टैक्स देना, उनका स्वागत करना, अधिकारियों की बात मानना और उनके अनुसार नियम बनाना, समाज में अनुशासन कायम रखना ताकि विद्रोह न हो सके, इस प्रकार के जो काम उनको मिल रहे हैं समाज में, ये कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं अब गुलाम हो चुके हैं। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। ऐसे समूह से अंग्रेजों की काफ़ी परेशानी थी। जहाँ जहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। मैंने पहले ही चर्चा की थी कि नियंत्रित करने के उद्देश्य से, ताकि उनको टैक्सेशन किया सके, हम उन पर नजर रख सके, इसके लिए अंग्रेजी चाहेंगे। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। बात वही है। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन की माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। हो सके उपजाऊ भूमि उनको ज़्यादा लगान है, जो कम उपजाऊ उनको कम लगान लगाया गया हो।
कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। जैसे कि आप देख चुके हैं, यादव मैंने पढ़ा था, पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। कहने का था जब पट्टे पर जमीन होता है वो आपके कृषि में काम करेंगे, अपने उत्पादन करेंगे, आपको भी टैक्स देंगे और सरकार को भी टैक्स देंगे। ठीक है, ये देखिए एक फिगर देख लीजिए, गुजरात के एक जंगल में खेती करते भील औरतें, भील एक जनजाति है। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती की जमीन साफ कर दी गई है। ये फिगर देखिए, भील जो है, भील लोग कृषि कर रहे हैं। ये गुजरात का वन क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पेड़ों की सफाई हो रही है और पेड़ साफ करने के साथ ये क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए पेड़ साफ करके यहाँ पर कृषि कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्थानीय एक कृषि को दिखाएंगे। यहाँ देखिए ये धान का रोपाई का ये देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए धान रोपने का ये जो है, आप धान रोपने के बारे में जानते होंगे कि धान की रोपाई होती है बीज गिरने के बाद। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। यहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्य के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। कहने का अर्थ घुमंतू खेती करने वाले थे, वो जानते थे कि जो पथरीली जमीनों पर कृषि कैसा करना है, तो खेत जोत कर भी एक तो महीना ज़्यादा लगेगा लेकिन उत्पादन नहीं होता था, यील्डिंग जो होती है कम हो जाती थी। तो उन्होंने विद्रोह भी किया या अंग्रेजों को बोला कि हमें ये नहीं चाहिए, हम अपने पारंपरिक कृषि को ही अपना मुख्य पेशा बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रकार क्या हुआ, जब विरोध हुआ अंग्रेजों का, तो उनको अंग्रेजों ने बात माना, उनको कुछ क्षेत्र सीमित कर दिया गया कि इन क्षेत्रों में आप ये काम कर सकते हैं। वन कानून और उनके प्रभाव के बारे में बात करने में, जैसा कि आपने देखा है आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानून में बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। देखिए धान, आंध्र प्रदेश के धान के खेत में काटने वाले समतल मैदान और जंगलों में धान की खेती के फर्क को देखें। देखिए समतल मैदान में इसलिए खेती करना आसान है कि एक तो जल के सोर्स वहाँ पर नदी है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। समतल मैदान में कृषि करना, खेत को जोतना, वहाँ उनको देख रेख करना ये आसान है। लेकिन जो पथरीली भूमि है, पहाड़ी इलाका है, उसमें तो कृषि बहुत आसान है, क्योंकि बार उनको पहले तो उनको जोतना ही बहुत मुश्किल काम है, उसके बाद उसको बारह लगाना है, पानी जो है उपलब्ध नहीं है, तो क्या करेंगे, वहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, उनको खेती करने मुश्किल होती होगी। तो फिर अब हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब वन कानून आए तो उसमें क्या हुआ, इन पर बहुत आदिवासियों के जीवन पर बहुत भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपने नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। देखिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जंगल जो थे उनको राज्य की संपत्ति घोषित कर दी, क्योंकि राज्य को उसके लिए टैक्सेशन जो है राज्य को मिल पाता। कुछ जंगलों को वार्षिक वन घोषित कर दिया गया, रिजर्व जहाँ पर नहीं जाना है, कि कोई भी चीज़ नहीं छूना है, उसको रिजर्व कर दिया गया। ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की जरूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अब देखिए एक कृषि, मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा वन संपदा है जो फर्नीचर बना सकती है, इमारती लकड़ी है, तो इन क्षेत्रों में भी जो उत्पादन होता था उनसे भी लकड़ी चुन के भी जिंदा रह सकते थे, फल कंदमूल खा सकते थे। लेकिन इन क्षेत्रों को रिजर्व घोषित कर दिया कि यहाँ पर कोई भी आदिवासी जो है नहीं एंट्री कर सकता है, कोई काम नहीं कर सकता, इवन शिकार भी नहीं कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में क्या करना गया कि कुछ क्षेत्र जो है उनको वहाँ पर वैसे बंदिशें नहीं थी, यहाँ पर जा सकते थे लेकिन लकड़ी काट नहीं सकते थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कंदमूल इकट्ठा जरूर कर सकते थे, फल पत्तियाँ तोड़ सकते थे, अपने पशुओं को चरा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भूमि है, एक तो ये राजकीय भूमि के अंतर्गत आ गई, इन पर ज़्यादा ही प्रतिबंध लगाया गया, 12 लगाया गया, ये कंपनी के अधीन हो गई। और इन क्षेत्रों में भी सीमित मात्रा में कुछ अधिकार अंग्रेजों को दिए गए। कुछ ऐसे क्षेत्र से जहाँ पर ये बाहरी क्षेत्र में रहने लगे, लेकिन जब इनसे इनका पेट नहीं भरा, पैसा इनका नहीं चल पाया, तो क्या किया, इन्होंने स्वतंत्र रूप से अन्य काम करने के लिए भटकने लगे। कुछ और भी कुछ मजदूर हो गए, कुछ कृषिगत काम करने लगे, कुछ जो है किसी के अधीन काम करने लगेंगे। जैसे अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा होगी। और रहने की समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। अब हुआ कि स्लीपर जो रहते हैं, जो पहले जो था रेलवे में लकड़ी का उपयोग बहुत होता, आप देखेंगे जब अंग्रेज आए थे तो बहुत सारे इमारती लकड़ियों को काट के और उसका पटरी बनाया था, पटरी बना के उस पर ही रेल को चलाया जाता था, और तख्त से ही क्या होता था, रेलवे का जो है वो स्लीपर बनता था, जब सो के करते थे। तो इसमें क्या हुआ कि स्लीपर जो है जो काटेंगे वन, तो वन संपदा को जो काटेंगे, जंगलों को जो काटेंगे, लकड़ी जो इमारती लकड़ी काटेंगे, रेलवे बनाने के लिए लकड़ी काटेंगे, उनको ढोएगा कौन, इसकी जरूरत थी। तो स्लीपर कौन ढोएगा, तो उनके लिए चाहिए था मजदूर। इन्हीं स्थानीय आदिवासियों को उन्होंने मजदूरी में लगा दिया।
दिया होगा। स्लीपर लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई थी, आप जानते थे, आप देखे होंगे। अब तो खैर उसमें पत्थर का प्रयोग होता है, पत्थर के बाद सांचे का प्रयोग होता है, ढाल कुछ भी आता है, लेकिन पहले आज कभी न कहीं जरूर पुराने जमाने में आप देखेंगे कहीं न कहीं जो रेलवे जो लाइन है वहाँ पर अभी भी लकड़ी को आप देखेंगे। ठीक है, औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका एक हल ढूंढा। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। एक शर्त लगा दिया कि आप तभी रह सकेंगे जब आप हमारे लिए मजदूरी करेंगे, जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। तो वन गांव क्यों बसाएंगे? तो चूंकि इनको जो है अपने फैक्ट्री को, अपने उत्पादों में, खासकर अपने उत्पादों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने के लिए, लकड़ियों को ले जाने के लिए, रेलवे के विकास के लिए इनको क्या होगा, एक व्यक्ति चाहिए, एक जरूरी एक लेबर चाहिए ताकि वो मजदूरी के रूप में काम कर सके। तो उन्होंने क्या किया, इनका निदान करने के लिए इन्हीं आदिवासियों को क्या किया कि वन गाँव बसा दिए और कुछ सीमित छूट दे दिया कि आप इन क्षेत्रों में घुमंतु खेती जो है झूम खेती कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको रहना होगा, बदले में वन विभाग के अंतर्गत आपको काम करना होगा श्रमिक के रूप में। तो ये इन्होंने तय किया और इसके तहत इनको क्या किया, काम मिला, इनको शुरू हो गया। ठीक है, अंग्रेज के इस देश में जीना कितना कठिन है, देखिए स्रोत है 1911 महोदय ने लिखा है। 1930 के दशक में, देखिए 1930 के दशक में बात कर रहे हैं, 1930 के दशक में वेरियर एलिमी ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया। अब यहाँ क्यों किया दौरा, इसकी हम बात करेंगे। एलिमी इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्हें बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे थे। कहने का अर्थ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी संस्कृति को जानना चाहते हैं, जिज्ञासु मन के लोग होते हैं, और ये कहीं ना कहीं रह के आदिवासियों के बीच रह के उनके बारे में जानने में इनकी दिलचस्पी थी। उन्होंने क्या किया, उसको उनके बीच रहे और उनकी संस्कृतियों को समझा, परखा और उसको कविता का रूप दे दिया। उसी में आप एल्विन महोदय का जो है एक कविता देख सकते हैं। अंग्रेजों की इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल, जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन गाय कहाँ से अंग्रेजों के इस देश में। अब देखिए कि यहाँ बैगा जो जनजाति है वो कहाँ, कितना मार्मिक इन्होंने कविता की रचना की है और बता रहे हैं कि अंग्रेजों के समय में इनको कितने दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये अपने लेखनी के माध्यम से उस वक्त तो लिख नहीं सकते थे, लेकिन एल्विन महोदय ने उनकी जीविका को, उनके जीने की समस्या को, किस प्रकार जी रहे थे, उनकी मनोदशा को उन्होंने कविता के रूप में लिखा। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्राम संगमा, इसको याद रखिएगा, सोंग्राम संगमा द्वारा असम में, 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह, इसी तरह के विद्रोह थे। अब हम बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, ये चूंकि हम ये जो है एनसीईआरटी क्लास 1 मतलब जो क्लास 8 है, इसमें हम आपको अध्याय 4 अभी स्टडी पढ़ा रहे हैं। तो अध्याय 4 को हम 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 1 में हम इतना ही आज कवर करेंगे। आपको ध्यान रखना, एक फिगर चित्र देख लीजिए। इस फिगर में क्या दिखाया गया है, गोदारा औरतें बुनाई करती है। गोदारा जनजाति के लोग हैं, आज भी देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग बार बार कुछ लोग आते हैं जो हाथ में पटसन लिए रहते हैं और कहते हैं कि आपको कुछ खटिया है जो भी बनवाना है, तो आप ये बनाने का काम करते हैं। तो ये जो है, ये अपनी जीविका जो है इन्हीं माध्यमों से चलाते हैं। तो आपसे मैं बात ये करना चाहूँगा कि आदिवासी जो समाज है, आदिवासी समाज प्रारंभिक जो उनका जीवन था उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रारंभिक जीवन कैसा था उनके बारे में आप जरूर बताएंगे। फिर औपनिवेशिक काल में उनका जीवन में कैसा था, औपनिवेशिक काल में उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उसके बारे में आपको जानना है। तो यहाँ पर याद रखिए कि निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्वों को आपको जानना है। निरंतरता के क्षेत्र में ये जंगल में अभी भी रह रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। लेकिन जंगल में जो पहले उनके लिए जो उनके प्राकृतिक अधिकार थे, बाद में अंग्रेजों के स्थापित होने के बाद अंग्रेजों ने जब नियम बनाया, वन कानून बनाया, वन विभाग बनाया, उसके बाद इनके जीवन में कहीं न कई तरह के अड़चने आने लगी। कारण क्या है अड़चन आने का? उसका कारण ये है कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए क्या किया, इनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया, या कुछ शर्त रख दिए कि आप तभी यहाँ रह पाएंगे जब ये जंगली उत्पादों का, जंगल के लकड़ियों को न काटेंगे, उनको तैयार होने देंगे। दूसरा कि आप उन क्षेत्रों में आपको श्रमिक रूप में काम करना होगा, वन विभाग के अंतर्गत काम करना होगा, ढुलाई का काम करना होगा, आपको कुछ भूमि दे दी जाएगी, वहाँ पर आप स्वतंत्र रूप से रह सकेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, निगरानी में रहेंगे। तो यहाँ पर जो बदलाव जो देखा जा रहा है समाज में, कहीं ना कहीं इनके सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में क्या हुआ, कहीं बाहरी जो है इन्वेडर्स के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं जो इस समाज को पसंद नहीं आता। शुरुआत में तो शोषण
को सहते जाते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर होता है तो ये विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह इतना भयानक होता है कहीं ना कहीं उनको बाद में आप पढ़ेंगे। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में आपको बाद में आगे हम चर्चा करेंगे। उनको बनाना पड़ता है, उसको परगना को अलग करना पड़ता है, और विद्रोह बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है। ये बहुत लंबा समय तक ये विद्रोह करते हैं। आदिवासी विद्रोह जो है आदि ऐतिहासिक जो है आदि विद्रोह आता है, क्योंकि ये राष्ट्र की भावना इनमें राष्ट्रीयता अभी तक उत्पन्न नहीं है। ये स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, जहाँ स्थानीय जमींदार शोषक तत्व के रूप में इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। कहीं कहीं जमींदार और मिल के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। जिन जमींदारों को जो पारंपरिक जमींदार उनकी जमींदारी छीन गई थी, तो वो भी इनके साथ मिलके क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो ये जो परंपरा है, ये जो एक्टिविटी है, ये आप देखेंगे कि ये पूरे भारत में इससे मौजूद है। बाद में हम किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आंदोलन क्यों आ रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बार बार आपसे पूछा जाएगा क्या कारण थे, तो कारण में क्या है कि जब औपनिवेशिक शासन जब स्थापित होती है, तो औपनिवेशिक शासन क्या करती है, अपने राजस्व को इकट्ठा करने के लिए कर प्रणाली का उपयोग करती है। साथ ही साथ उन क्षेत्रों को अपना पकड़ बनाना चाहती है जहां से इनको आर्थिक लाभ हो पाए। तो इस लाभ के क्रम में क्या करेंगे, कुछ नियम बनाएंगे जो समाज के बहुत लोग जो है पारंपरिक नियम में उसको इनवेर मानते हैं कि हमारे नियम को तोड़ा जा रहा है, हम पारंपरिक जीवन पद्धति को ये हमारे पारंपरिक जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, धर्म संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार मान के वो विद्रोह करना शुरू कर देंगे। और इसी विद्रोह का जब विद्रोह शुरुआत में विद्रोह को दबाया जाएगा, क्योंकि छोटी मोटी जो है समूह द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है, लेकिन बाद में जब इनमें संगठन होगा, इनमें एकता की भावना होगी, तो जब ये थोड़ा सा और भी मॉडर्न होंगे, तो ये क्या होंगे, व्यापार के साधनों के द्वारा, व्यापार बोल रहा हूँ मतलब आवागमन के साधनों के साथ ही एक दूसरे में एक क्रांति का लहर जलाएंगे। और एक ऐसा समय आएगा जो मिलके अंग्रेजों के खिलाफ संगठित रूप से क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। लेकिन इनका पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक जो लड़ने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं मॉडर्निटी, आधुनिक जो हथियार उनके सामने फेल हो जाते हैं। कुछ और भी कारण है कि एकजुट नहीं हो पाते हैं, एक समग्र प्लानिंग का इनके पास अभाव है। ये अपने ही क्षेत्र को स्वतंत्र करना चाहते हैं, बाकी क्षेत्रों पर कोई दिलचस्पी नहीं है। इस प्रकार के बहुत सारे कारण हैं जिसमें सफल नहीं हो पाते हैं। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना ही जाने, यहाँ इस चैप्टर में हमने आदिवासियों के जीवन में के बारे में पढ़ा, कहाँ कहाँ आदिवासी निवास करते हैं उसका हमने अध्ययन किया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो जो है पार्ट 1 जो सेक्शन यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत है या इस वीडियो को देखने के क्रम में आपको मन में कोई सवाल है, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर आपको समय पर दे पाऊँ। दोस्तों अभी भी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनगढ़ IAS पहले टाइप कीजिए यूट्यूब पर। वहाँ जाने के साथ लोगो आपको दिखाई देगा। लोगो लिखाने लोगो का ध्येय आप याद रखिएगा, चयन तक चयन नहीं ध्येय उस पर लिखा हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। पर्सनलाइज कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कभी कभी आपका समय नहीं होता है तो अपने कन्वीनियंस के साथ आप वीडियो देख लेना। दूसरा कि आप जो सेशन कर रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। नए अभ्यर्थी जो है वो घबराएंगे नहीं, आप पुरानी वीडियो में कर देंगे। मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो थोड़ा रिकॉल करके पढ़ाता हूँ। जब मैं अगला पार्ट 2 इसका भी बनाऊंगा तभी आपको मैं रिकॉल करके पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान हो, बस अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहिए, घर में रहिए, स्टडी करते रहिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।